हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा रही हूँ। इसमें से इस वीडियो सेशन में मैं फोकस कर रही हूँ सैफ्रोट्रॉप्स पे। तो चलो देखते हैं सैफ्रोट्रॉप्स क्या होता है। इस पूरे लेसन में मैंने आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के 2 वीडियो मैंने डाले हैं, देन अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी डाला है, और अभी हम फोकस कर रहे हैं सैफ्रोट्रॉप्स पे। अगर ये प्रीवियस वाले वीडियोस आपने देखे नहीं हैं तो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। अभी हम देखते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो अब तक हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो किसी न्यूट्रिशन मोड के? अगर आपको वो पता है तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो क्या अब तक हमने पैरासाइट देखा था? हाँ, पैरासाइट देखा था, जो कि पैरासाइट जो होते हैं जो कि दूसरी ट्री पे, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। अमरबेल उसका एग्जाम्पल था। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इसका एग्जाम्पल क्या था? कमेंट बॉक्स में आप एग्जाम्पल का नाम लिख सकते हो। क्या ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक मोड में जाते थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? हाँ, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो हेटेरोट्रॉफिक के हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक जो था उसके एग्जाम्पल भी हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो ये सारे क्या थे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये अब तक हमने पढ़ा था। अभी हमें पढ़ना है सैफ्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। अभी सैफ्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से वो लेते हैं? तो डेड एंड डिकेइंग बॉडी से, थिंग्स से ये उसके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं और उस पे वो जिंदा रहते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि ब्रेड स्लाइस आपके घर पे है पर वो एक्सपायर्ड हुआ है और उसमें कुछ ग्रीन या वाइट कलर का कुछ आपको अगर दिखाई दिया है तो वो क्या होता है? ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या होता है? ये होता है फंगस, राइट? आपको बताया होगा आपकी मम्मी ने कि ये खराब हुआ है तो आपको इसे खाना नहीं है। तो ये क्या होता है? ये फंगस होता है। अगर ब्रेड हमारा एक्सपायर्ड हुआ है तो उसका एक्सपायरी डेट अगर हुआ है तो उस पर ये फंगस आ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रोटन फ्रूट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रॉबेरीज का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ये सारे उस पर फंगस लगे हुए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ऑरेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑरेंज खराब हो चुका है क्योंकि वो रोटन है और उस पर फंगस चढ़ा हुआ है। और रेनी सीजन में आपने ये कोई अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर अगर देखा होगा किसी पेड़ के पास, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो होते हैं ये भी एक टाइप का फंगस ही होता है, उसको हम मशरूम बोलते हैं। अगर आपको इसी तरह के और कोई एग्जाम्पल पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। तो अभी सैफ्रोट्रॉप्स इन डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि ये जो है ऑर्गेनिजम्स है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो इस टाइप के न्यूट्रिशन और मोड को क्या बोला जाता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सैप्रोट्रॉफ्स। और अभी इसका एग्जाम्पल फंगाई जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। तो कहाँ पे ये आता है? तो द आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम हेल्प्स टू ग्रो द फंगाई। तो कैसे फंगाई जमा होती है? तो कोई भी चीज़ अगर हम
हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रख देते हैं तो उस पर फंगाई लगती है। क्या आपको एग्जाम्पल पता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पीकल को, आचार को फंगाई लगा हुआ है। अगर लेदर का आपका जैकेट है, लेदर के शूज़ है, उस पर भी ये लगा होता है, मेनली रेनी सीजन में। और जहाँ तक कि ये ह्यूमिड होता है, यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया था कि ह्यूमिड अगर वेदर होता है और उसको कहाँ से थोड़ी सी हीट भी मिलती है तो ये फंगाई ग्रो करने में मदद करता है। क्लोथ्स पे भी बहुत बार ये फंगाई लग जाता है। वुडन फर्नीचर जो होता है, ओल्ड वाला फर्नीचर, वहाँ पे भी लगता है। अगर इसके बगैर अगर आपको कोई और आर्टिकल पता है जिसपे यूजुअली फंगाई लगता है तो उसके भी एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी ये जो बूजो है ना आपका फ्रेंड, उसको क्या क्वेश्चन है, उसको क्या पता करना है कि ये जो होते हैं फंगाई, वो कहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स पाते हैं, कहाँ से वो एक्वायर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से एक्वायर करते हैं। क्योंकि उनको तो माउथ नहीं होता है जैसे एनिमल को होता है। दे डोंट हैव द ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी उनके पास नहीं है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनको फूड कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर अभी मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो यूजुअली एयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट? एयर में ऑलरेडी वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ के वो ग्रो हो सके। when they land on a wet and warm things they germinate and grow, right? जहाँ तक कि ये फंगल स्पोर्स होते हैं वो हवा में अवेलेबल होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे लैंड भी करते हैं, पर वो कहाँ जर्मिनेट होते हैं? जहाँ पे उनको थोड़ा सा गीला और थोड़ा सी गर्मी, जहाँ पे जिस थिंग पे, जिस आर्टिकल पे उनको ये व्हाट वी कैन से, ये ऐसे पूरक एटमॉस्फेयर मिलता है तो वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं और वो ग्रो भी होते हैं। और इसी तरह से वो अपना खुद का न्यूट्रिशन वो उस थिंग्स पे वो एब्सॉर्ब करते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये सारी जैसी चीज़ें जिसपे फंगाई नहीं लगना चाहिए वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है जो कि स्पॉइल ना हो सके? तो अगर आपके पास उसका आंसर है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हमें स्पॉइल होने से कैसे बचानी है। अभी क्या आपने सोचा है कि ये जो फंगाई होते हैं वो सिर्फ हार्मफुल ही होते हैं हमारे लिए? क्या इसके कोई एडवांटेजेस और क्या इसके कोई यूजेस होते हैं हमारे लिए? क्योंकि अब तक हमने क्या देखा, रोटन फ्रूट देखा, रोटन क्या सब्जी भी आप बोल सकते हो, और जो होता है मशरूम जो होता है वो, और जो कुछ ब्रेड आपने देखा, तो ये सारी चीज़ें हमारी ख़राब कर देती है। तो क्या ये फंगाई जो होती है वो हमारे ओनली डिसएडवांटेजेस होती है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। ये हमारे लिए सिर्फ डिसएडवांटेजेस और हार्मफुल नहीं होती है, इसके कई फ़ायदे भी होते हैं, इसके कई एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके कई यूजेस भी होते हैं। कहाँ कहाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला यूज जो है, तो फंगाई आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। सम मशरूम्स आर एडिबल, राइट? मशरूम जो आपने अभी देखा, बहुत बार आपने ना सब्जी मार्केट में देखा होगा, वेजिटेबल मार्केट में, कि मशरूम आपको पैकेट में मिल रहे हैं क्योंकि मशरूम खाए जाते हैं। वो एडिबल मशरूम होते हैं, वही खाए जाते हैं। हर मतलब ऐसे कोई भी मशरूम, कौन सा भी मशरूम उठा के हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। एडिबल मशरूम्स जो होते हैं वही हम खा सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। मशरूम को खाया जाता है। अगर आपने चाइनीज सूप वगैरह खाया होगा ना, तो उसमें भी मशरूम यूज़ किया जाता है। तो वो ऐसे इस तरह से मशरूम हमारी फूड में यूटिलाइज होते हैं। अभी जो सेकंड यूज है वो क्या होता है? क्या आपको पता है बेकरी में जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं
आपने पाव भाजी का जो पाव होता है, ब्रेड जो होता है आप जो मिल्क के साथ खाते हो, नहीं तो जाम वगैरह लगा के खाते हो, तो वो जो ब्रेड होता है ना वो कैसे बनता है, किससे बनता है, वो ईस्ट से बनता है। पर ईस्ट क्या होता है, ईस्ट तो यूनिसेल्युलर फंगस होता है, वो उसको फुगाने में मदद करता है, फ्लफी बनाने में मदद करता है, और वो फ्लफी बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, बेकरी प्रोडक्ट एनी जो बेकरी प्रोडक्ट बनता है ना, यूजुअली द ब्रेड, तो वो बनाने के लिए भी फंगस का ही यूज किया जाता है, जिसका नाम है यीस्ट। वो और हमें ये जो ईस्ट मैंने अभी बताया, वो हमें विटामिन बी भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अभी फोर्थ यूज क्या है, अभी जैसे कि फंगस है वो एक बैक्टीरिया भी होता है, वो क्या होता है, गुड डिकम्पोजर होता है। इसका मतलब क्या होता है, अभी ये क्या करते हैं, दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको वो डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। ये जो फंगस होते हैं, फंगस बैक्टीरियाज, वो डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद सॉइल को क्या मिलता है, उसके न्यूट्रिएंट्स उसके सॉइल को फिर से मिल जाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट यूज है वो होता है, एक पेनिसिलिन करके जो एक एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है। पेनिसिलिन नोटाटम उसका नाम है, अभी ये आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, जस्ट एक ध्यान में रखना है कि मेडिसिन बनाने के लिए भी फंगस का यूज होता है, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो ये हो गए उसके 5 यूजेस। अभी अब तक हमने यूजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं, जैसे कि अभी अब तक हमने देखा था डिसएडवांटेजेस क्या है। इस स्लाइड को जाने से पहले अगर आपको डिसएडवांटेजेस याद आ रहे हैं जो कि हमने अब तक देखे थे, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख सकते हो। तो चलो सबसे पहला डिसएडवांटेज देखते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस भी होते हैं और डिसीजियस होते हैं, कि प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी, राइट। क्योंकि अभी ये जैसे कि फंगस वाला ब्रेड हमने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, फंगस वाला पिकल अचार हमने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए फंगस हार्मफुल होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी वो हार्मफुल होते हैं। अभी नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज क्या होता है ना, स्किन और नेल इन्फेक्शन यूजुअली फंगस से ही होता है। स्किन पे भी फंगस आता है तो हमें वो भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होता है, वैसे ही नेल्स पे भी आ सकता है। और जो फंगस होता है, जैसे कि हमने देखा, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है फूड जो खराब होता है हमारा, स्पॉइलिंग जो उसका होता है, वो फंगस की वजह से होता है। यूजुअली अगर आपने देखा है तो जैसे कि अगर आलू की सब्जी और आलू का कोई भी जो होता है व्यंजन हम उसे बोलते हैं, तो आलू का कोई भी रेसिपी अगर बनाते हैं ना, तो आलू ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। आलू की सब्जी, आलू का पराठा, वो क्या होता है ना, वो अगर ऐसे हॉट वेदर में बाहर रखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, ऐसे उसमें से बदबू भी, स्पॉइलिंग बदबू भी आती है। तो वो क्या होता है, वो फंगस की वजह से वो खराब हुआ होता है, वो स्पॉइल हुआ होता है। तो फंगस आर द मेन रीज़न फॉर स्पॉइलिंग ऑफ द फूड एज वेल। तो ये हो गए फंगस। और अभी हमें क्या देखना है कि सिम्बायोटिक क्या होता है। ये तो आपने अभी अब तक आपने जो देखा वो तो हमने ऐसे देखा कि जो फंगस होता है वो क्या होता है, पर अभी सिम्बायोटिक जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो क्या होता है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप उसे कहा जाता है। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को शेल्टर देता है और उसके बदले में पहला दूसरे को शेल्टर देता है, दूसरा पहले को न्यूट्रिएंट्स देता है, तो दोनों को साथ में रहने से एक का दूसरे का पहले को अगर फायदा हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो ये जो फंगाई होता है ना,
live inside the roots of the plant. Plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients, right? क्योंकि वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स जो एब्सॉर्ब करने में रूट को मदद करते हैं, तो वो कौन करता है? वो फंगाई मदद करता है। उनको रहने के लिए जगह कौन देता है? रूट ऑफ द प्लांट्स। तो उनको शेल्टर रूट ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड करता है, बदले में फंगस रूट और प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। तो अब तक जो हमने पढ़े थे मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, वो थे पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या थे? हेटेरोट्रॉफिक। अभी हमने क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉफिक भी, वो तो हमने पहले ही पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक, और उसके अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, वो थे पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस। अभी जो हमने देखा सैप्रोट्रॉफ्स, क्या वो भी हेटेरोट्रॉफिक थे? हाँ, क्योंकि सैप्रोट्रॉफ्स जो थे फंगाई फॉर एग्जाम्पल जो है, वो खुद का खाना खुद तो बनाते नहीं है, वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, और जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। और जो अभी हमने सिम्बायोटिक देखा, सिम्बायोटिक मतलब कि एक दूसरे की मदद करना। मैं अगर पहले को मदद करता हूँ तो पहले की भी जिम्मेदारी है कि वो मुझे मदद करे। इसका मतलब कि मैं खुद का खाना तो नहीं बना सकती हूँ, तो मैं दूसरों ने बनाया हुआ खाना खा रही हूँ, तो मैं अगर उसका खाना खा रही हूँ तो उसको मुझे मदद तो भी करनी चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये भी दूसरों पे निर्भर रहते हैं, इसलिए ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में क्लासीफाई होते हैं। तो ये हो गए आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। बच्चों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, और बेल रिंगिंग रखिए। यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।